तो हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस देख ली है ना, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है कंटेनर पर, उसकी लिक्विड सरफेस पर, वो सारा देख लिया है ना। अभी जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बुयंसी एंड फ्लोटेशन। हेडिंग डालो, बुयंसी एंड फ्लोटेशन। बुयंसी एंड फ्लोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुयंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन, है ना। इन सब चीजों को प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। देखो प्रैक्टिकली अगर देखो तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर आप अपना वेट यदि एयर में करें, एयर में करने का मतलब क्या है कि जैसे खुले में वी आर सराउंडेड बाय एयर, है ना, यहाँ पे वेट मशीन लाए और वेट मशीन लाने के बाद में अगर इसका वेट करें तो क्या होगा, वो वेट आपका कहाँ देगा, वो एयर में वेट देगा। आपका जो वेट आ रहा है वो सराउंडिंग एयर के साथ में यदि आप देखें तो आपका वेट इतना आ रहा है, वो मशीन शो कर देगी। लेकिन अगर आप किसी तरीके से अपना वेट यदि पानी के अंदर यदि आप देखें, जैसे आप पानी के अंदर है ना, स्विमिंग पूल के अंदर है और वहां पर वेट मशीन आपने लगा रखी है और पानी हो सकता है ज्यादा ना हो, अगर ज्यादा पानी हुआ तो हो सकता है आप कंप्लीटली फ्लोट कर जाओ, है ना। तो वहां पर वेट मशीन अगर लगाओगे भी आप किसी तरीके से, वो जीरो वेट दे देगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी किसी पानी में यदि आप उतरे हो, स्विमिंग पूल वगैरह में उतरे हो, तो आप बेसिकली फील कर सकते हो इस चीज को कि वाटर के इनसाइड जब आप होते हो तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड के अंदर जब होता है तो वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। इसका मतलब क्या है कि वेट तो लग ही रहा था, वेट जो लगता है वो कहां पे लगता है, इस ऑब्जेक्ट के सीजी पे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर आदमी अपने आप को हल्का फील कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली वहां पर एक और फोर्स होगा। उसी को क्या कहते हैं, उसी को फोर्स ऑफ बुयंसी कहते हैं। तो नेट जो फोर्स लग जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एफ नेट अगर आप निकालोगे तो W माइनस फोर्स ऑफ बुयंसी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से, इस फोर्स के कारण आदमी अपने आप को हल्का महसूस करता है जब वो इनसाइड द लिक्विड जाता है तो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से, इसी इमेजिनेशन से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, बुयंसी एंड फ्लोटेशन। हेडिंग डालो, बुयंसी एंड फ्लोटेशन। व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड, when the body is immersed, when the body is immersed in the fluid, when the body is immersed in the fluid, when the body is immersed in the fluid, an upward force exerted by the fluid on the body, और fluid बोल रहा हूं मैं, है ना, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों में ही लगेगा, ठीक है। an upward force exerted by the fluid on the body, लेकिन जनरली एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, तो जो एयर डिस्प्लेस होती है वो काफी कम होती है, वेट कम काफी डिस्प्लेस होता है, तो आप नेग्लेक्ट कर देते हो, है ना, एयर की प्रेजेंस में। तो एयर की डेंसिटी कभी कैलकुलेशन में लेनी हो तो कितनी लेते हैं, किसी को पता है क्या? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर? कभी भी किसी भी जगह पर यदि जरूरत पड़ जाए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द एयर, ये लोगे आप 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अगर आप एयर के सराउंडिंग है तो एयर भी तो डिस्प्लेस हो रहा है, जिस जगह पे खड़े हो तो एयर डिस्प्लेस हो गया, वहां एयर नहीं है, वहां पे आपकी बॉडी है ना। तो डेंसिटी ऑफ एयर इतना होता है और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, अगर आप देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि एयर की तुलना में वाटर जो है वो काफी हैवी है ना। तो वाटर में उसका इफेक्ट बहुत अच्छे से आपको नजर आता है, एप्रिशिएबल अमाउंट मिलता है। एयर जब डिस्प्लेस होती है तो काफी कम वेट आपको देती है, तो इस वजह से एयर की प्रेजेंस में तो आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो कैलकुलेशन नहीं लेते हो। लेकिन कभी बोल दें, कुछ जबरदस्ती का केस बना दिया जाए, एयर की जो डेंसिटी वो आपको काफी ज्यादा देती जाए, 200-300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दिया जाए, एकदम थिक एयर है ना, तो आपको फिर उसको भी डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, बुयंसी वहां पे भी लगवानी पड़ेगी, है ना। तो फ्लूइड यहाँ पे लिखा था, लिक्विड नहीं लिखा था, है ना, नोट करो। एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है, दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। दिस अपवर्ड फोर्स is equal to the weight of the fluid displaced. This upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body, and this force is called the force of buoyancy, or simply the buoyancy. This force is called the force of buoyancy or simply the buoyancy. This force is called the force of buoyancy or simply the buoyancy. मतलब सिर्फ buoyancy लिख दो तो उसका मतलब है force of buoyancy आपसे पूछा गया है ना, तो buoyancy लिख दो, या फिर आप
फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख दो, तो दोनों का मतलब सेम है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ना। सुनना मेरी बात को ध्यान से, कभी भी वेट निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, व्हाट इज द वेट का फॉर्मूला। यहाँ पर दो दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो ये है इसकी डेंसिटी मान लो रो है, और ये जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी आप मान लो कि रो लिक्विड है, मान लो रो एल मान लो, है ना। तो यहाँ पर वेट कितना होगा, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे रो मल्टीप्लाइड बाय जी, क्योंकि इसकी डेंसिटी रो है, मल्टीप्लाइड बाय जी, ये यूनिट वेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम कर दोगे ना, तो रो जी मल्टीप्लाइड बाय वी। लिख लो जरा फॉर्मूला, ये डायग्राम भी बना लो। तो जब आप वेट लिखोगे इस ऑब्जेक्ट का, तो वेट होगा रो इंटू जी इंटू वी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो रो इंटू जी इंटू वी के बराबर है। और अगर आप इस जगह पर क्या लिखे, आप फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखे, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी की परिभाषा मैंने क्या दी है आपको, क्या दी है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन दी है कि इस बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्विवेलेंट है। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम था उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा क्या, ठीक है, डिस्प्लेस करके कहां गया होगा, फ्लूइड लेवल बढ़ा होगा, है ना। तो यहां देखो जरा, ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, फ्लूइड का वेट निकालना चाहते हो अब आप कितने वॉल्यूम का, वी वॉल्यूम का, जितनी बड़ी बॉडी थी उतना ही उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो यहां पर वॉल्यूम तो वी ले लेंगे और डेंसिटी लेते समय फ्लूइड का वेट निकालना है, इस वजह से फ्लूइड की डेंसिटी लेंगे, है ना। तो यहां पे लिख देंगे रो एल मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालते समय कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ ये करना है कि कितना पार्ट बॉडी का लिक्विड के अंदर है, जितना पार्ट लिक्विड के अंदर होगा उतना ही वो डिस्प्लेस करेगा। इस बॉडी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सबमर्ज्ड बॉडी, है ना, ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है। जब भी किसी चीज को पानी में आप डालते हो तो उसकी दो कंडीशन बनती होगी, या तो वो फ्लोट करता हुआ नजर आता होगा सरफेस पे, या फिर वो डूब जाता होगा। दो ही केसेस आ जाते हैं, अगर वो डूब जाता है तो सबमर्ज्ड है, और अगर वो कहां पर है, अगर वो सरफेस पे तैर रहा है तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग कंडीशन, है ना। तो यहां पर अगर ये होता है तो ये कहलाती है इसकी फ्लोटिंग कंडीशन, है ना, इसको कहते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। ध्यान देना, फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होगा, सोचो जरा, फ्लोटिंग कंडीशन में और सबमर्ज्ड कंडीशन में मैथमेटिकली अगर आप देखें या फिजिक्स देखें तो क्या होगी, सोचो, ये नीचे की तरफ गया है, ये डूब गया है, तो किस वजह से डूबा होगा, सोचो, वेट बड़ा होगा, किससे, फोर्स ऑफ बॉयंसी से, तो नेट फोर्स अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, इस वजह से ये नीचे चला गया। यहां पर ये सरफेस पे तैर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहीं पर है, तो इसका मतलब वेट बॉयंसी फोर्स से बैलेंस हो गया होगा। तो यहां पर दो चीजें आपको देखनी है फ्लोटिंग कंडीशन में, एक तो इसका वेट वापस से ऐसे ही लिखोगे, रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ध्यान देना, यहां पर वेट लिखते समय रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन जब यहां पर आप फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखोगे तो मुझे बता सकते हो क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना लिखा जाएगा, तो दैट विल बी रो लिक्विड की डेंसिटी जो भी आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय जी, ठीक है, रो लिक्विड इनटू जी, ये तो क्या हो गया यूनिट वेट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में वी लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर आपको लेना है। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो सिर्फ अंदर वाला पार्ट है, और इसका वॉल्यूम अगर मैं वी डैश बोल दूं तो यहां पर आपको वी डैश लेना है। बात समझ में आ गया। और इस जगह पर एक खास इक्वेशन बनी है, वो खास इक्वेशन क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन में जो वेट होगा वो फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर भी होगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, द वेट ऑफ द बॉडी, सुनो, the weight of the body is equal to the force of buoyancy, लेकिन कब, जब फ्लोटिंग है तब। अदरवाइज फोर्स ऑफ buoyancy की डेफिनेशन क्या है, the force of buoyancy is the weight of the fluid displaced। बात समझ में आ रहा है, हमेशा फोर्स ऑफ buoyancy weight of the fluid displaced के बराबर होगा, ये बात सही है, लेकिन वेट ऑफ बॉडी के बराबर कब होगा, जब वो फ्लोट करेगा, जब वो फ्लोट करेगा तब वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। और यहां कैसा था वो, यहां कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन लिखोगे तो वेट ऑफ बॉडी पूरा लिखना है ना, द वेट ऑफ बॉडी, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज मोर देन किसका, फोर्स ऑफ बॉयंसी से बड़ा है। फ्लोटिंग में तो बराबर हो गए क्योंकि फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम में रहना है इसको, है ना। तो यहां पर आपके पास है वेट बड़ा है फोर्स ऑफ बॉयंसी से, तो ये डूब जाएगा, जब बराबर होगा तो फ्लोटिंग होगी। हमेशा दो ही कंडीशन होती है, या तो डूबता है या फिर फ्लोट करता है, सीधी सी बात है, समझ में आ गई बातें। तो जो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, और ये दोनों ही वेट बताते हैं क्या, ये तो वेट ऑफ बॉडी है ही, और ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस है तो वो भी वेट है।
तो वो कहां लगेगा, जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जहां पे सीजी आएगा, क्योंकि आपका बॉडी भी यहाँ पर इतने ही वॉल्यूम में है और जो वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है वो भी इतने ही वॉल्यूम में है, तो बेसिकली आप यहाँ पर इसका जो सीजी आएगा वहां पर लगा देंगे, है ना। और यहाँ पर भी हम लोग सीजी पर फोर्स ऑफ बुयंसी को लगा देंगे, है ना, तो सीजी पर फोर्स ऑफ बुयंसी लग जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी लिखते हैं, इतना फिगर बना लो, कैलकुलेशन सारी शो कर दो। सारा का सारा कंसेप्ट अभी बोर्ड पर है कि जब भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी भी लिक्विड में डालोगे तो अगर देखो कब होता है, जब कोई चीज हल्की चीज डालते हो जो वॉल्यूम में तो बड़ी होती है, वॉल्यूम में तो ज्यादा होती है, जैसे आपने बॉल ले ली, है ना, प्लास्टिक की रबर की बॉल ले ली जो अंदर से होलो है ना, तो क्या होगा, जब उसको डालोगे तो क्या होगा, वो तैरती रहेगी। और पानी की ना ले, मतलब वो आप यदि आप रबर की ना लेकर के, यदि आप प्लास्टिक की ना लेकर के उसको स्टील की भी ले लो, सोचो जरा, इमेजिन करो, स्टील की ले लो और उसको इतनी बड़ी बॉल ले लो जो अंदर से होलो है, सिर्फ स्टील की पतली सी चादर है, तो क्या ये स्टील की बॉल भी तैरेगी या तैर सकती है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम बड़ा होने के कारण जो ज्यादा हो जाएगा वो कंप्लीट वेट को बैलेंस कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेंसिटी देख करके आप बोल दो कि ये हायर डेंसिटी थी तो ये डूब गई, ये लोअर डेंसिटी थी इसलिए फ्लोट कर गई। सॉलिड बॉडी होगी तब बोल देना। अगर सॉलिड बॉडी है, लिख लो जरा, इफ, कंसेप्ट जो दे रहा हूं वो समझ में आ रहे हैं क्या? इफ सॉलिड बॉडी की अगर बात करें, इफ देयर इज द सॉलिड बॉडी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी बॉडी की किससे, लिक्विड के कंपैरिजन में, तो क्या होगा बताओ, डूबेगा या तैरता रहेगा? सॉलिड मतलब होलो नहीं, अंदर से पोला नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है, डेफिनेटली डूब जाएगा, है ना। तो लिख लो जरा, इसमें बोलेंगे यहां पर ये जो है सिंक कर जाएगा, है ना, इसको बोलेंगे सिंक कर जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दिस विल सिंक। और अगर इफ द कंडीशन इज व्हाट, उल्टी कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में फ्लोट करेगा। जैसे कई सारे वुडन लॉग होते हैं, है ना, लकड़ी, टहनियां, ठीक है, टूट करके पानी में बहते हुए जाती है तो वो तैरती हुई जाती है, वो नीचे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, जो वुड है उसकी डेंसिटी कम है ना। चलो, कंसेप्ट आगे समझ में सारे। नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ बॉयंसी, हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ बॉयंसी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सेंटर ऑफ बॉयंसी। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है? जैसे सेंटर ऑफ प्रेशर था कि प्रेशर फोर्स जहां लगता है उसको सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं, वैसे ही सेंटर ऑफ बॉयंसी का क्या होगा, जहां बॉयंसी लगेगी उसको सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। और बॉयंसी क्या है? क्या एक प्रकार का वेट है? क्या, किसका वेट है? फ्लूइड डिस्प्लेस का। तो वेट कहां लगता है? सीजी पर। तो जहां पर भी जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसको ड्रॉ कर देंगे और उसका सीजी ढूंढ लेंगे, है ना। जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है कि इसका फ्लोटिंग कंडीशन में जो ये ड्रॉ किया है मैंने, इतना पार्ट इसका सीजी जहां पर भी होगा उसको ढूंढ लेंगे। अगर ये मान लो सिलेंड्रिकल होता तो जितना डेप्थ डूबा हुआ है उसका आधे पे लग जाता, अगर मान लो ये क्यूबिकल होता तब भी आधे पे लग जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, नोट करो। The center of buoyancy is defined as the point. The center of buoyancy is defined as the point through which the center of buoyancy is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to act. सीधे शब्दों में, जहां फोर्स ऑफ बुयंसी लगता है, जहां से पास होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ बुयंसी कहते हैं। ठीक है, इज सपोज टू एक्ट, लिखा, इज सपोज टू एक्ट एज द फोर्स ऑफ बुयंसी इज द वर्टिकल फोर्स। ये हमेशा वर्टिकल लगेगा, है ना, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकल लगता है। एज द फोर्स ऑफ बुयंसी इज द वर्टिकल फोर्स एंड इट इज इक्वल टू the force of buoyancy is the vertical force and it is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Force of buoyancy एक vertical force है क्योंकि weight एक vertical force होता है ना, and this will be equal to the weight of the fluid displaced by the body. लिखा, hence the center of buoyancy, hence the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced.
hence the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. Hence the center of gravity, center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. अभी तक जो हमने बातें की है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. आप डीपीबीज में देखोगे ना, क्वेश्चन की बरसात होगी इस जगह पर. ठीक है कि भाई सेंटर ऑफ बुoyancy क्या होता है, बुoyancy फोर्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग कंडीशन, सबमर्ज कंडीशन. फ्लोटिंग कंडीशन में इक्वेशन जो ये रिजल्ट था इसको क्या पढ़ोगे, अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन द फोर्स ऑफ buoyancy इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस तो हमेशा है, लेकिन फ्लोटिंग कंडीशन में एफ बी और डब्ल्यू ये दोनों बराबर भी है ना. तो एक खास लाइन है जो फ्लोटिंग कंडीशन में लगेगी. ठीक है, अब हेडिंग डालो जरा मेटा सेंटर. हेडिंग डालो मेटा सेंटर. वर्टिकल अपथ्रस्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. वर्टिकल अपथ्रस्ट बोल सकते हो ना. इन्होंने बोला कि सर आपने जो फोर्स ऑफ बुoyancy को वर्टिकल फोर्स बोला है, क्या उसको वर्टिकल अपथ्रस्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वेट ग्रेविटी की डायरेक्शन में लगेगा नीचे और फ्लूइड जब डिस्प्लेस होगा तो वो ऊपर ही जाएगा. ठीक है, तो वहां पर अपथ्रस्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चले आगे चले. नेक्स्ट लिखो आप लोग मेटा सेंटर है ना. मेटा सेंटर, मेटा सेंटर समझाने से पहले मैं आपको कुछ व्यू देता हूँ है ना. शोले मूवी देखी, शोले गब्बर मूवी देखी है ना. उस मूवी के अंदर जब वो लास्ट में वो सिक्का उछालते थे तो सिक्का कैसे गिरता था, हेड आता था या टेल आता था? सिक्का गिरता था खड़ा. ठीक है, तो वैसे ही आपके पास में हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इक्विलिब्रियम देखते हैं तो तीन कंडीशन आती है. एक तो क्या कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया और जिस तरफ डिस्प्लेस किया वहीं के वहीं रुक जाए, वहीं के वहीं रुक जाए. आप इस कंडीशन में था, ऐसे डिस्प्लेस किया और इसी पोजीशन में रुक जाए, इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इसको कहते हैं न्यूट्रल. अगर आपने जिस डायरेक्शन में उसको घुमाया था उसी डायरेक्शन में वो गिर जाए तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर आपने जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट किया, घुमाया, टिल्ट किया या डिस्प्लेस किया और वो वापस आ जाए तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. व्यू बना आपका. तीन तरीके की इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, या तो स्टेबल रहेगा, या अनस्टेबल रहेगा, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा. न्यूट्रल का मतलब है जो डिस्प्लेस किया वहीं के वहीं रुक जाओ, ना तो वो इधर जाएगा ना वापस आएगा. डिस्प्लेस किया वापस आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम. डिस्प्लेस किया उधर ही गिर जाए, इतना सा किया था डिस्प्लेस तो और उधर ही गिर गया, तो वो क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. व्यू क्लियर है? चलो नोट करो. मेटा सेंटर है ना. मेटा सेंटर, मेटा सेंटर का कंसेप्ट क्या है ना. मेटा सेंटर में दिखाऊं उससे पहले कुछ और बातें भी कर लेते हैं ना. ध्यान देना. मान लो मैं आपको एक फ्लोटिंग कंडीशन बताता हूं ना. लेट्स से वी आर डिस्कसिंग सम फ्लोटिंग कंडीशन and we are discussing it for the cuboidal body. cuboidal मान लो या cylindrical मान लो इसके लिए करते हैं. सुनो मेरी बातों को ध्यान से. ठीक है, मान लो आपके पास में ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, ये लिक्विड की फ्री सरफेस है. ठीक है, मुझे बताओ जरा ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है, अगर मैं इसको स्मॉल h कह दूं और जो भी इसका एरिया था उसको मैं a कह दूं. सिलेंड्रिकल होगा तो पाई r स्क्वायर लिख देंगे है ना. अगर आपके पास में क्यूबॉइडल होगा तो जो भी आपका विड्थ और यहाँ पर जो ये डायमेंशन दे रखी होगी वो ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पर h तो ये है और ये टोटल डेप्थ आपको बोली हुई है कैपिटल H. ठीक है, कुछ चीजों का व्यू दे दो मुझे. देखो ये जो आपको सामने एरिया नजर आ रहा है, अगर मैं इसका सीजी देखूं, बॉडी का सीजी देखूं तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा इस पॉइंट से, यानी कि बॉटम से. बॉटम को मैं A नाम दे रहा हूं, तो बॉटम से इसका जो सीजी होगा बॉडी का वो आएगा कैपिटल H/2 पर. मानते हो इस बात को? बॉडी का जो वेट सेंटर होगा वो कहाँ आएगा? इस जगह पर. उसको पूरी हाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी का वेट देख रहे हो आप. और मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जो आपके पास में ये बुoyancy फोर्स है वो किसके कारण आता है? वो आता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस. वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस. कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है? इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है. जो भी फ्लूइड था वो इतना डिस्प्लेस हुआ है. तो इसका सीजी कहाँ आएगा? इसका सीजी कहाँ आएगा? इसका सीजी यहाँ पर कहीं पर आएगा. ये तो आप लिख दोगे B है, और ये जो आपने ऊपर लिखा है ये बेसिकली आपका G है ना. तो G रिप्रेजेंट करेंगे हम CG ऑफ द बॉडी के लिए और B रिप्रेजेंट करेंगे हम किसके लिए? buoyancy के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए. जहां पर मतलब फ्लूइड डिस्प्लेस का जहां पे CG आ रहा है उसको हम B लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. नजर आ रहा है? देखो ध्यान देना. और ये B कितना होगा? व्हाट इज दिस B? दिस इज इक्वल टू H डेप्थ यहाँ पर थी नीचे. ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया है तो बेसिकली H/2 पर आ जाएगा है ना. तो यहाँ पर आप बोल देंगे दिस विल बी H/2. ये फिगर बना लो साइड में पहले एक बार. मैंने डिफाइन कर दी लेटर, सिंबल्स डिफाइन कर दिए है ना कि B किसको कहते हैं?
सेंटर ऑफ बॉयंसी को बी सिंबल दे रहा हूं और जी में सिंबल दे रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, या बोलते हो सेंट्रोइड। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होते हैं। सो मैं बताता भी हूं मैं आपको, है ना, कि जब यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, सब चीजें समझने की होती है, किताबों में इतना डायरेक्टली नहीं लिखा होता, एक लाइन कहीं दूसरी लाइन कहीं। जब टॉपिक आता है तो पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, जी और बी समझ गए। आपको जरूरत पड़ेगी बीजी की, है ना, बीजी डिस्टेंस निकालने की आपको इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी बार बार। तो मुझे बताओ बीजी निकालने के लिए मैं बार बार क्या करूंगा? मैं बार बार एक ही काम करूंगा, वो काम यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ए से लेकर के जी तक की डिस्टेंस निकाल लो, ए से लेकर के जी तक, और उसके बाद में क्या करो इसको, अगर ए से जी तक की डिस्टेंस आपने निकाल दी है, ये वाली डिस्टेंस निकाल दी, बीजी आपको निकालना है, तो एजी में से ए बी माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बीजी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं अभी से बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड या फॉर्मूले दिखेंगे, उसमें हम बॉटम से ही डिस्टेंसेस मेजर कर लेंगे। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको बीजी। बीजी निकालने के लिए हम लोग इस टोटल में से एजी में से इसको घटा देंगे तो बीजी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं मेटा सेंटर की तरफ, है ना। मेटा सेंटर होता क्या है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जैसे ही मैंने मेटा सेंटर हेडिंग लिखवाई आपको, मैंने किसका एग्जांपल लिया? शोले मूवी का, है ना। वो कॉइन जो बीच में ठहर गया था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, ना तो इधर गिरा ना वो इधर गिरा, है ना, कहीं नहीं गिरा। तो बेसिकली जब भी आप किसी फ्लोटिंग बॉडी का, ध्यान देना, जब भी आप किसी फ्लोटिंग बॉडी का क्या करोगे, इक्विलिब्रियम चेक करने जाओगे, तो आपको मेटासेंट्रिक हाइट की जरूरत पड़ेगी। जो ये कंसेप्ट है मेटा सेंटर का जो कंसेप्ट है, लिख लो जरा कि मेटा सेंटर का जो कंसेप्ट इन्होंने निकाला है, दिस इज यूज्ड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। बस इसी कंसेप्ट के लिए हमने इसको देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो नोट कर लो। तो जो मेटासेंट्रिक कंसेप्ट है या मेटासेंट्रिक हाइट है, वो जो कंसेप्ट है दैट इज यूज्ड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तो मेटा सेंटर कंसेप्ट एक ही जगह पर काम आएगा आपका। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। किसकी बॉडी? फ्लोटिंग बॉडी। साफ साफ बोला है, सबमर्ज्ड में तो इसको बात ही नहीं करेंगे, है ना। फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम मेटासेंट्रिक कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। अब कंसेप्ट पे चलते हैं ना, ताकि आपको पता लग जाए कि हम किस सेंस में बात करेंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम की सेंस में बात करेंगे पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर मेरे पास में मान लेते हैं कि दिस इज सम ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में लेट्स से कि ये एक वर्टिकल लाइन थी। इस वर्टिकल लाइन पर हमारे पास में यहाँ पर कहीं पर तो जी था और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास बी था, है ना। बनाओ जरा ये फिगर। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया, है ना। रोटेट करना चाहते हैं, है ना। क्या करना चाहते हैं? इसको रोटेट करना चाहते हैं। ये क्या है? वापस नाम बताओ इसका। ये क्या है? दिस इज द सीजी ऑफ द बॉडी। ये क्या है? दिस इज द सीजी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ऐसे भी बोलो, दिस इज सीजी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये भी नाम है, और सीजी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड भी है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें इसको? अब हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद में इसकी स्थिति कैसी होगी? ऐसे होगी क्या? ये वाली जो लाइन है, खड़ी लाइन, ये टेढ़ी हो जाएगी। इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ आपका ऐसे आएगा। ठीक है, लेट्स से कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। इसका जो सीजी आएगा वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, और मान लेते हैं कि आपका जो बी आ रहा है वो इस जगह पर कहीं पर आ रहा है। ठीक है, मान लो आपका जी आया वो यहाँ पर और बी आया यहाँ पर, है ना। मान लेते हैं कि जब हमने इसको रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद में जी तो हमारा उधर आ रहा है और बी हमारा इधर आ रहा है ना। ये इस तरीके से आपको मिला, मान लो। तो जी पर क्या लगता है? व्हाट इज जी पर क्या लगता है? वेट लगता है कि जी पर? तो जी पर तो लगा वेट, है ना। और बी पर क्या लगता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं क्या? क्योंकि बॉडी फ्लोटिंग है। जब बॉडी फ्लोटिंग होती है तो वेट और फोर्स ऑफ बॉयंसी बराबर होते हैं, है ना। तो ये दोनों फोर्स बराबर है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस होने के कारण क्या यहाँ पे मोमेंट आएगा? और मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? देख के बताओ। मोमेंट आ रहा है आपका इस डायरेक्शन में, मोमेंट आ रहा है ना। ठीक है, मोमेंट आ रहा है आपका इस डायरेक्शन में। हाँ हाँ, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये इसी लाइन में आए, है ना, कहीं और बना देते हैं। ठीक है, नहीं तो ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा। ठीक है, तो जनरलाइज कर लेते हैं इसको हम कि मान लेते जी तो यहीं पर आएगा। जी आपका नहीं जाएगा, इस लाइन को छोड़ करके नहीं जाएगा।
हाँ ठीक है, बी हमने कहीं पर बनाया, मान लो कि आपका बी इस जगह पर आ रहा है, लेट से कि बी इस जगह पर आ रहा है, ठीक है, इधर बना दे, कहीं पर भी बना दो, मैंने इस लाइन पर बना दिया था तो पर्टिकुलर केस हो गया, हो सकता है कभी इस लाइन पर दिख जाए, है ना। तो पर्टिकुलर केस यदि नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ बना देते हैं, मान लो तो यहाँ पर आपको जो है ये मान लेते हैं ये बी मिल रहा है ना, तो वेट तो आपने बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस बी से क्या पास होगा, इस बी से पास होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना, दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूं, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी है। कहीं पे भी बना सकते थे हम, जी के उधर भी बना सकते थे, वो वाला केस भी मैं अभी ड्रॉ कर दूंगा, अभी मैंने ये वाला केस अभी बना दिया है तो इसमें कुछ भी मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, जहां पर आया था मैंने बोल दिया कि भाई इस पूरे ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं पे तो बॉयंसी सेंटर होगा, मान लो इस जगह पर है, मान लो, है ना। ये जो बॉयंसी वाली लाइन है यहाँ से क्या गुजरेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी गुजरेगा। इस इनिशियल वर्टिकल लाइन को, जो इनिशियली वर्टिकल थी ये वाली लाइन, है ना, जो कि सीजी से पास हो रही है, इसको जिस जगह पर ये कट करता है, जिस जगह पर ये कट करता है, यही क्या कहलाता है, मेटा सेंटर कहलाता है। नोट कर लो, मेटा सेंटर की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको। मेटा सेंटर ढूंढोगे कैसे, कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा रोटेट किया, रोटेट करने से हुआ क्या कि यहाँ पर जी तो अभी भी आपको इसी लाइन पर जो सेम पोजीशन थी उसी पर मिलेगा, सेम पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका बॉयंसी जो है वो कहीं पर भी आपका मिल सकता है, कहीं पर भी मिल सकता है, तो हमने जनरल केस में यहाँ बताया। तो यहां से आपका कौन सा फोर्स पास होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी पास होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इस इनिशियल जो एक्सिस है ऑब्जेक्ट की, उसको जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको मेटा सेंटर कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखो जरा, मेटा सेंटर आपका इस केस में कहां आ रहा है, ठीक है, मेटा सेंटर आपका लाई कर रहा है इस जगह पर, है ना। देखो ध्यान दो, अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप इसका मूवमेंट ले लें, सारे फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट, मेटा सेंटर के अबाउट अगर आप इसका मूवमेंट ले ले, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी मेटा सेंटर से पास हो रहा है, कोई मूवमेंट देगा क्या, नहीं देगा। तो कौन सा वाला देगा मूवमेंट, ये वाला देगा, वेट देगा, और वो ऐसे दे रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपने इसको रोटेट किया था, क्या उसी डायरेक्शन में ये वेट इसको मूवमेंट देके गिरा देगा क्या। तो इसका मतलब क्या है, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा क्या। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मैंने फिगर अभी बनाया है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है, ठीक है। नोट कर लो कंसेप्ट क्या है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, है ना, सारे लोग ध्यान दो। मैंने यहां पर पहले बनाया था, तो वो मैंने पर्टिकुलर केस ले लिया था, मैंने उसको हटाया, ठीक है, फिर मैंने कहीं और बनाया, फिर मैंने आपको बोला कि बेसिकली अगर यहां पर कहीं पर है, ठीक है, सीजी ढूंढोगे आप इसका फ्लूइड डिस्प्लेस का, वो मान लो यहां पर आ रहा है, ठीक है, इसको आप यहां से कौन से फोर्स को पास करवाओगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी को। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी को पास करवाया, जिस जगह पर ये कट करेगा एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, मेटा सेंटर कहलाएगा। अब मेटा सेंटर जो पॉइंट है, इसके अबाउट आप मूवमेंट ले लो, तो एक फोर्स तो मेटा सेंटर से पास हो ही रहा है, तो वो तो कोई मूवमेंट देगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की इस फोर्स से कितनी है, 0 है, तो ये तो कोई मूवमेंट देगा नहीं, बस ये वाला मूवमेंट देगा। और इस पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लोगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, अंगूठे की डायरेक्शन पे तो पॉइंट लगाया, उसके बाद में वेट ऐसे घुमाया, तो घूम किस तरफ रहा है, इधर घूम रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया था उसी डायरेक्शन में ये वेट इसको गिरा देगा, तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बात आ गई क्या समझ में। अब ऑब्जर्वेशन भी लेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से सुनो। जी आपका एम से ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, जी लाइज, या फिर आप एम के बारे में लिख सकते हो, एम लाइज कहां लाई कर रहा है, बिलो, ठीक है, बिलो जी, ठीक है, एम लाइज बिलो जी। तो कौन सी कंडीशन आती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। लिख लो जरा, कंक्लूजन हमारा ये है कि जब जब भी m that will lie below g then it will show unstable condition of equilibrium, ये unstable condition of equilibrium को शो करेगा। मेटा सेंटर के लिए हमने सिंबल दिया है कैपिटल M, 3 सिंबल आ गए आपके अब, है ना, एक तो G है और एक B है और एक M है, ठीक है। तो मेटा सेंटर का सिंबल भी लिख लो आप, जहां पे आपने टॉपिक स्टार्ट किया था कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब चलो नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि सर आपने अनस्टेबल तो बता दिया, स्टेबल कब आएगा। तो फिर से मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना लेता हूँ। लेट से कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा था, और इसका जो सीजी था, ठीक है, एक्सिस आपकी ऐसे कहीं पर है,
इसका सीजी मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर था, ये तो जी था, और मान लेते हैं कि फोर्स ऑफ बॉयंसी इस जगह पर कहीं पर आ रहा है। लेट्स से कि दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी, है ना। ध्यान देना, जी से कौन सा फोर्स पास होता है, वेट पास होता है, ठीक है, और बी से कौन सा फोर्स पास होता है, बी से पास होता है, ठीक है, बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट है ना। ये जिस जगह पर इस लाइन को स्ट्राइक करेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मेटा सेंटर है। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लोगे तो ये वाला मूवमेंट, वेट वाला मूवमेंट, क्या इसको वापस अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा। आपने रोटेशन दिया था ऐसे और ये मूवमेंट वापस इस तरफ लाना चाह रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, बस खत्म कहानी, ठीक है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको हमेशा क्या दिखेगा, m ऊपर दिखेगा, g की पोजीशन से ऊपर नजर आएगा एक्सिस पर। अगर आप एक्सिस पे ढूंढने जाओगे तो g नीचे मिलेगा और m ऊपर मिलेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब दिखाई दिया फिगर में, लिख लो जरा, ठीक है, आप लिखोगे m जो कि मेटा सेंटर है, लाइज अबोव, ठीक है, g, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। न्यूट्रल कब मिलेगा, है कौन साइड कर जाए, कौन साइड कर जाए, बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ में कौन साइड कर जाए, बी और जी सेम पॉइंट पर आ जाए मान लो, ठीक है, तब हो जाएगा क्या, ठीक है, हो जाएगा। तब जरूरी है क्या बी और जी का सेम जगह पे आना, हाँ सेम लाइन पर आना। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो हम बात जब जीएम की कर रहे हैं, जी और एम की कर रहे हैं, तो जी और एम को ही पकड़ो आप, ठीक है, जबरदस्ती बी को और जी को और एम को, तीनों को साथ में लाने की जरूरत नहीं है ना। ध्यान दो, आपके पास में बेसिकली मान लो यहाँ पर ये जी है ना, और मान लो यहाँ पर कहीं पर बॉयंसी लगे, और वो मान लो इस जगह पे लग रहा है, ये बॉयंसी लग रहा है इस जगह पर, ठीक है, रोटेशन के बाद आपने इस ब्लॉक को टिल्ट किया था, सारे केसेस वो बता रहा हूँ, टिल्ट करने के बाद वाले, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा केस मिल सकता है, और तीसरा ऐसा केस मिल सकता है। तीसरे केस में मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, जी से पास होगा वेट, ये पास हो गया, बी से आप पास करवाओगे क्या, फोर्स ऑफ बुयंसी, ये पास हो गया। जिस जगह पर फोर्स ऑफ बुयंसी एक्सिस को कट करता है उसको क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं। तो जी और एम यदि दोनों कॉन्साइड हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों फोर्स इस जगह से पास हो रहे, कोई भी मूवमेंट है नहीं जो इसको किधर लेकर के जाए, ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, है ना, तो किधर भी नहीं जा सकता, जहां रोकोगे वहीं रुक जाएगा, आपने डिस्प्लेस करके छोड़ा वहीं के वहीं रुक जाएगा, यानी आपने इसको इस कंडीशन में था, ऐसे मोड़ा, यहीं के यहीं रुक जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें लिख दो आप जरा, बी का कॉन्साइड होना जरूरी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी, जी और एम सेम पॉइंट पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन बात जब जी और एम की कर रहे थे हम रिलेटिवली, तो जी और एम की ही करो, ठीक है। तो नोट कर लेना, इसको कहेंगे आप कि जी एंड एम बोथ कोइंसाइड्स, ठीक है, बोथ कोइंसाइड्स। इसका मतलब क्या है, अब डिस्टेंसेस की टर्म्स में भी बात कर लो, है ना, जी और एम दोनों जब कोइंसाइड होते हैं तो कौन सा इक्विलिब्रियम आ रहा है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब इसमें ध्यान देना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, जी से लेकर के एम तक की डिस्टेंस, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट, नाम बोल रहा हूं मेटासेंट्रिक हाइट, यानी कि मेटा सेंटर ऊपर हो, जी यहां पर हो मान लो, ये वाली जो डिस्टेंस है नोट कर लेना, द डिस्टेंस जीएम, द डिस्टेंस जीएम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट। वैसे तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक इक्वेशन देखेंगे जिससे जीएम आपको कभी पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा, कभी जीरो मिलेगा, है ना। तो ध्यान देना, जब जब भी एम ऊपर लाई करता है, जब जब भी एम ऊपर लाई करता है, यहाँ पे लिखा था आपने, है ना, जब जब भी एम जी के ऊपर लाई करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। इस समय जब फॉर्मूला मैं आपको दूंगा उससे जीएम ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, ठीक है, नोट कर लो। जो मेटासेंट्रिक हाइट है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, आप बोलते हो जीएम ग्रेटर देन जीरो है। तो जब जब भी जीएम पॉजिटिव मिल जाए तो क्या समझेंगे हम ये समझेंगे कि मेटा सेंटर ऊपर है और जी नीचे, और समझ में आ रही। और जब जब भी उल्टा मिल जाए, यानी कि एम नीचे मिल जाए, तो जब आप फॉर्मूला देखोगे और जीएम कैलकुलेट करोगे तो ये लेस देन जीरो आएगा, और जब जब भी जीएम जीरो आ जाए तो आपका ये केस बनेगा, है ना। तो मेटासेंट्रिक हाइट के हिसाब से आप रिजल्ट बता सकते हैं क्या, मेटासेंट्रिक हाइट के हिसाब से। मेटासेंट्रिक हाइट किसको बोला, इसको मैंने साफ साफ बोल दिया है, हम हाइट की बात कर रहे हैं। वैसे तो हाइट, लेंथ, विड्थ कभी नेगेटिव होती नहीं है,
लेकिन यहाँ हम एक फॉर्मूला देखेंगे अभी, फॉर्मूले में जब वैल्यू निकालोगे तो वो प्लस माइनस निकल करके आ सकती है ना। तो जीएम जो है ये मेटासेंट्रिक हाइट, अगर ये पॉजिटिव है तो हमने नाम जोड़ किस पे दिया, मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर की हाइट किससे, जी से। तो मेटा सेंटर अगर ऊपर है तो वाकई में मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव मिल जाएगी, जीएम ग्रेटर देन 0 मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जीएम जब लेस देन 0 मिलेगा यानी कि एम नीचे रहेगा, उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब जी और एम कोइंसाइड कर जाएंगे उसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सीधी सीधी बात यह है, मेटा सेंटर का पूरा कंसेप्ट या जीएम का पूरा कंसेप्ट या मेटासेंट्रिक हाइट का पूरा कंसेप्ट स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कि हमारा स्टेबल होगा, नहीं होगा या न्यूट्रल होगा। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। चलो अब जिसका इंतजार है वो भी लिख लो, है ना। अब मैं इसमें डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, जीएम का फॉर्मूला लिखो। मैंने ऐसे याद किया हुआ था हमेशा से, ठीक है। देखो जब जब भी मैं कोई फॉर्मूला दिखाऊंगा ना तो मुझे अंदर के क्वेश्चन दिखेंगे तो दिखाऊंगा, ठीक है। कहीं किसी एग्जाम में कोई अंदर का फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सीधा देखेंगे फॉर्मूला, है ना। तो बीजी प्लस जीएम इज इक्वल टू बीएम। बैंक में जो ब्रांच मैनेजर होता है ना वो अक्सर बीजी होता है, जीएम, ठीक है। बीजी प्लस जीएम इज इक्वल टू बीएम, ठीक है। ऐसे करके मैंने याद किया हुआ था, आप लोग भी याद कर लो, ठीक है। बीजी प्लस जीएम इज इक्वल टू बीएम, ये इक्वेशन आपकी लगती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में बीजी कैसे निकालते हैं वो तो मैंने अभी बताया था आपको। बीजी कैसे निकालते हैं मैंने बोला, जब जब भी बीजी की जरूरत पड़ेगी तो ए बी निकाल देंगे, ए जी निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, बीजी आ जाएगा। तो बीजी तो ऐसे निकल जाता है। तो देखो ध्यान देना, जीएम की क्या इक्वेशन है, जीएम इज इक्वल टू बीएम माइनस बीजी। अब इन दोनों टर्म में बीजी तो निकालना जानती हो आप, ठीक है। बस आपको बीएम और बता दूं तो काम हो जाएगा। तो बीएम लिख दो जरा, ये होता है आई डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। दिस इज वी, आई डिवाइडेड बाई वी लिखो। सुनो 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 मेरी बात को ध्यान से। आई क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं हम, और जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है उसी एक्सिस के अबाउट आई आता है पूरी सिविल में, पूरी सिविल क्या पूरी इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है उस एक्सिस के अबाउट क्या आता है, आई आता है। मुझे बताओ ये जो ब्लॉक रोटेट हो रहा है किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, कौन सी एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है ना। ये है ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाली एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस, ध्यान देना। और आप जब आई कैलकुलेट करोगे तो यहां पर कैलकुलेट होगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो भी कटिंग सरफेस है यहाँ पर, जो कटिंग सरफेस बनेगी, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल हो, ये ऑब्जेक्ट अगर सिलेंड्रिकल हो तो कटिंग सरफेस सर्किल बनेगी। सर्किल के अंदर किस एक्सिस के अबाउट लेना है, सर्किल ऐसे होगा, डायमीटर से पास होती हुई एक्सिस, उसके अबाउट आई लिख देंगे। लिख देंगे क्या, कटिंग सरफेस का ध्यान रखना कि हमें ऑब्जेक्ट जिसके लिए आई लिखना है वो कहां पर होगा, वो कटिंग सरफेस ये है। और वी किसको कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, फ्लूइड डिस्प्लेस। लिख लो जरा इस फॉर्मूले में, V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो है। और I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, हमेशा से जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होते हैं। किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ये वो एक्सिस है, अंगूठे को पकड़ो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज मिल सकते हैं। अभी आप यदि कोन लेकर के चलते हैं ना यहाँ पे कोन, तो सोचो जरा कोन के अंदर कौन सा वाला एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया। ये तो अभी आपका प्रिज्मोइडल है तो आप कहीं पर भी ले लो सेम नजर आएगा, लेकिन अगर आपका कोन है तो रेडियस ये वाली मत ले लेना, ये वाली लेनी पड़ेगी कटिंग सरफेस पर, है ना, कटिंग सरफेस। अब ये क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन हम देख नहीं रहे। बिना डेरिवेशन देखे यदि आप चीजों को देखोगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखती है। तो सीधा आई को समझो। आई हर सब्जेक्ट में हम यही बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाता है। और आई के लिए हमें एरिया देखना पड़ेगा कि किस एरिया का लेना है। तो एरिया कौन सा, एरिया हर जगह पर अलग अलग हो सकता है कभी, तो आपको एरिया कहाँ पे लेना है, कटिंग सरफेस पर। बात समझ में आ गई। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई ब्लॉक है, ये सिलेंड्रिकल था और मान लो यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर दिया इसके ऊपर। अब आप सोच रहे हो कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया का होता है। और एरिया कौन सा वाला, अभी भी आप देखोगे इसकी कंडीशन फ्लोटिंग है, तो यहाँ सिलेंडर यानी कि सर्किल आएगा। सर्किल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, डायमीटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट। बात आ गई समझ में? चलिए चलो, सारे फॉर्मूले क्लियर है, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेटा सेंटर की डेफिनेशन क्या है जो आपको इस अंडरस्टैंडिंग से मिल रही है ना। सब दिखा दूंगा मैं, रुक जाओगे आप, है ना। ठीक है, चलो लिखो।
It is defined as the point. It is defined as the point about which. It is defined as the point about which the body start oscillating. What is oscillating? पढ़ाई के कहीं पे oscillating? सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, उसके अंदर आप पढ़ते हो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है मीन पोजीशन के अबाउट, जैसे पेंडुलम घड़ी का, वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है ना. चलो नोट करो. about which the body starts oscillating. The meta center, it is defined as the point about which the body start oscillating. देखो यहां पर जब आपने देखा ना कि मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट था जो जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होगी, अगर होगी तो, चाहे वो इधर रोटेट हो चाहे वो गिरने वाली कंडीशन में रोटेट हो, वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही है? मेटा सेंटर के अबाउट, है ना. तो मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट बॉडी हो सकती है ना. बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों कॉन्साइड हो जाते हैं तो यहाँ होती नहीं है. बोले बात, अगर बॉडी रोटेट होगी तो वो किस पॉइंट के अबाउट होगी? मेटा सेंटर के अबाउट. ठीक है, चलो नोट किया. When the body is tilted by the small angle, when the body is tilted by the small angle, the meta center may also be defined as, the meta center may also be defined as, दूसरी डेफिनेशन मेटा सेंटर की जो मैंने आपको इस डेरिवेशन में यूज करवाई है वो क्या है बताओ जरा. पहले मेटा सेंटर की जो पहली डेफिनेशन लिखी है वो तो आपने ऑसिलेटरी मोशन के हिसाब से लिख दी. दूसरी डेफिनेशन मैंने यहां करवाई थी आपको इस कार्यक्रम के दौरान, बताओ क्या थी? कि पॉइंट ऑफ बॉयंसी जिस जगह पर एक्सिस को कट करता है वो मेटा सेंटर कहलाता है. ठीक है, नोट करो. The meta center may also be defined as the line of action of the force of buoyancy. The meta center may also be defined as the line of action of the force of buoyancy that will meet the normal axis of the body, that will meet the normal axis of the body. Normal axis है ना, axis of the body, that will meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement. When the body is given a small angular displacement. समझ में आ गई बात? When the body is given a small angular displacement. तो मेटा सेंटर वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेटरी मोशन करती है. ठीक है, या फिर मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे फोर्स ऑफ बुओयंसी जहां पर पास करता है नॉर्मल एक्सिस को जहां कट करता है. ठीक है, वो मेटा सेंटर कहलाता है. दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी थी बातों ही बातों में मेटा सेंट्रिक हाइट की. मेटा सेंट्रिक हाइट किसको कहते हैं? डिस्टेंस जीएम को. डिस्टेंस जीएम जो होती है वो मेटा सेंट्रिक हाइट कहलाती है. मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, हो सकता है बीएम बड़ा हो बीजी से. तो देखो एक और कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसको देखते देखते. अगर बीएम जो है वो बड़ा है बीजी से, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड द buoyancy, if it is more than the distance between the center of gravity and the buoyancy, then what is the condition of equilibrium of the floating body? आंसर होगा स्टेबल. नए नए क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को समझो, है ना. चलो नोट करो. मेटासेंट्रिक हाइट जीएम, नोट करो. मेटासेंट्रिक हाइट जीएम, जीएम बोल दो. मेटासेंट्रिक हाइट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी. ध्यान रखना ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी के है, फ्लोटिंग बॉडी का ही कंसेप्ट है. कभी सबमर्ज्ड का क्वेश्चन कोई दे दे और बोले कि मेटा सेंटर निकालो, नहीं निकलेगा फ्लोटिंग के लिए, है ना. नोट करो. द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी. इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए. कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे मेटा सेंट्रिक हाइट बताओ, तो आपने बता दी कि मेटा सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस है, लिखो साथ में कि फ्लोटिंग बॉडी, है ना. द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. फॉर्मूले लिख ली क्या आपने? आपने आई और वी को समझ लिया क्या? आई और वी क्या है? V is the volume of the fluid displaced. टोटल वॉल्यूम नहीं है बॉडी का, टोटल वॉल्यूम तो कुछ और होगा, क्योंकि फ्लोटिंग में
टोटल वॉल्यूम कुछ और होता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कुछ और होता है, और जो ये वाला पार्ट जो अंदर है, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड है, इतना लिक्विड ही डिस्प्लेस हुआ है ना। सबमर्ज्ड कंडीशन में दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, है ना, जितना फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ उतना ही बॉडी का वॉल्यूम भी है। लेकिन यहाँ फ्लोटिंग के कंडीशन में हमेशा जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वो बड़ा होगा किससे, ठीक है, फ्लूइड डिस्प्लेस के वॉल्यूम से, है ना। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो। फॉर्मूला लिख लिया, I डिवाइड बाई V, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस जगह का, ऑफ द कटिंग सरफेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कटिंग सरफेस, क्योंकि I निकालते समय हमें एक तो एक्सिस की जरूरत पड़ती है और एक हमें जरूरत पड़ती है कौन सा एरिया, तो दोनों बता दिए मैंने, कटिंग सरफेस पर, और एक्सिस आपकी ये वाली, ठीक है, एक्सिस आपकी ये वाली, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से अब चीजें आपको काफी हद तक क्लियर है इस टॉपिक के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सबमर्ज्ड बॉडी की भी, है ना, एक साथ में इनके दोनों टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। नोट करो, द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द सबमर्ज्ड बॉडी, हेडिंग डालो, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, वहां मेटासेंट्रिक हाइट का कोई लेना देना नहीं है। मेटासेंट्रिक हाइट सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी के लिए लगेगा कंसेप्ट, है ना, यहां बनेगा ही नहीं उस तरीके का केस, ठीक है। तो इस वजह से हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। यहाँ कैसा केस बनेगा देखो जरा, मान लेते हैं कि कोई बॉडी यहाँ पर है और आपके पास में ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, और इसमें मान लेते हैं कि जी यहाँ पे लग रहा है, इस जगह पर जी लग रहा है ना, और हो सकता है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास में हो सकता है कि जब आपने इसको टिल्ट किया है ना, तो टिल्ट करने के बाद में आपके पास में जो एक्सिस है वो ऐसे है, ठीक है, आपने हल्का सा टिल्ट किया, मान लेते हैं ये वो पॉइंट जहां से तो जी पास हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहां से बी पास हो रहा है। क्या नजर आ रहा है, बी और जी में रिलेशन, जी ऊपर है और बी नीचे, नजर आ रहा है क्या। हमने टिल्ट कैसे किया था, हमने टिल्ट इसको ऐसे किया था, बॉडी ऐसे थी कुछ और हमने ऐसे टिल्ट कर दी, पूरी की पूरी बॉडी रोटेट होगी, ध्यान देना, है ना। तो इस कंडीशन में बॉडी थी सीधी थी, पहले बॉडी ऐसे टिल्ट कर दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन है ना, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में किया है, ध्यान देना। अब जी से क्या पास होगा, वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड, और बी से क्या पास होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, और ये फोर्स कपल बनाएंगे क्या, ठीक है, फोर्स कपल बनाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो ना, जैसे इसके अबाउट मूवमेंट ले तो ये ऐसे ही रोटेट करेगा, क्या जो नेट मूवमेंट आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल दोगे कि जो नेट मूवमेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या वो वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया था, क्या कहते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सीधी सीधी दिख गई यहाँ पर, किसके बेसिस पर दिख गई, जी और बी के बेसिस पर। तो क्या बोलोगे आप, इफ जी लाइज, ठीक है, अबोव बी, उल्टा भी क्वेश्चन आ जाता है, इफ बी लाइज बिलो जी तो वो अनस्टेबल कहलाता है। तो रटना मत कि अबोव होता है तब स्टेबल होता है, अबोव कौन सा, बिलो कौन सा, फिगर बनाना हाथों हाथ जवाब मिल जाते हैं, फिगर बनाना, एक्सिस टिल्ट करना, हाथों हाथ जवाब मिल जाएंगे, कभी भी इसको रटना मत, ठीक है। ध्यान दो, दूसरा वाला केस बनाओ, आप लोग बनाओ, देखें, कोशिश करो कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट था, पिछले केस में हमने जी को उधर लिया था, अब मैं ऐसा कर देता हूं कि मान लो यहां से तो बी पास हो जाए कभी, और यहां पर मान लो जी रहे, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये तो सेम पॉइंट होते हैं हमेशा, सर ये होते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है। मान लो नीचे की तरफ से हैवीली लोडेड है, आपने वो बच्चों के खेलने का सामान देखा है, वो कौन सा एक आता है, बिल्कुल प्लास्टिक का आता है, जोकर टाइप से कुछ, है ना, नीचे की तरफ सैंड भरी होती है यहाँ पर, और ये बिल्कुल होलो होता है, तो बच्चा उसको मुक्का मारता है, मुक्का मारने के बाद में वापस आ जाता है। ये जो खिलौना है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है ना। और बेसिकली ये जो है ना, ये इसका जो सीजी है वो कहाँ पर हुआ, यहाँ पे, अंदर से तो मटेरियल बिल्कुल हल्का है, ये वाला पूरा का पूरा, सीजी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, एयर है, बी वहां पर रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से वापस दिखाई देता है ना। तो चलो देखो, इसको देखो, बी ऊपर की तरफ है, जी नीचे है, ठीक है। तो बी से क्या पास होगा, बी से पास होगा फोर्स ऑफ बुयंसी,
जी से पास क्या होगा, वेट होगा। हमने इसको ऐसे रोटेट किया था कि ये वापस आने की फिराक में है क्या। यहाँ पर अगर आप इसका मूवमेंट देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मूवमेंट ले लो मान लो, तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लोगे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है वापस, तो इसका मतलब ये रीस्टोरिंग मूवमेंट मिल रहा है क्या, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग मूवमेंट, यानी कि वो अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहता है। ये मूवमेंट रीस्टोरिंग मूवमेंट कहलाता है ना, वो अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहता है, रीस्टोरिंग मूवमेंट ये कहलाएगा। तो रीस्टोरिंग मूवमेंट की कंडीशन में सोचो जरा, इधर घुमाया था वापस आना चाहता है, कौन सा कंडीशन बन रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको कह देंगे आप कि दिस इज अंडर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या दिखा आपको, व्हेन G lies below B, व्हेन G lies below B, वो खिलौने में भी ऐसे ही चल रहा है, आपके आसपास एयर है और एयर में ये सबमर्ज्ड है, उसका सीजी यहां है, उसका फोर्स ऑफ बुयंसी, ठीक है, जहां पर एयर, जितना वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस हुआ वो यहां पर आएगा कहीं पर ऊपर की तरफ, तो बी ऊपर है जी नीचे है, इस वजह से वो वापस आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम को जज करने का सबसे शानदार एग्जांपल है, पढ़ाते पढ़ाते अभी ध्यान आया, कभी नहीं डिस्कस नहीं किया मैंने, है ना, बात समझ में आ गई। चलो, तो यहाँ पर उस खिलौने के अंदर यहाँ पर बी आता था, ठीक है, और यहाँ पर आता था सेंड बरी होती थी, यहाँ पर आता था जी, पूरा फ्लूइड में है, यानी कि एयर में था, एयर को डिस्प्लेस किया था जब खिलौना वहां पे रखा हुआ था, ठीक है। तो बी और बी जब लाई करता है किसके, जी के ऊपर लाई करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता है, ठीक है। लिख लिया क्या आपने। अब इसमें लास्ट जो केस है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन सा केस, ठीक है, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के लिए बी और जी दोनों सेम पॉइंट पर आ जाए तो बताओ क्या होगा। यहां से बी है, वहां पे फोर्स ऑफ बुयंसी, जहां पर जी है वहां पर वेट, तो दोनों फोर्स एक ही जगह से पास हो रहे हैं, इसका मतलब कोई मूवमेंट देंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दिस मूवमेंट विल बी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जिस कंडीशन में छोड़ोगे वही रुक जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात आ गई क्या समझ में, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है क्या बातें सारी। चलो फटाफट से समराइज करते हैं, है ना। एक टेबल बनाऊंगा मैं, जिस टेबल के अंदर कम से कम 12-15 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है, जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसी को समराइज करेंगे। लिख लिया क्या, हटा दूंगा इन सबको, सब लोगों ने लिख लिया। चलो, तो समरी ऑफ द कंसेप्ट दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, कब स्टेबल बनता है, कब अनस्टेबल बनता है, और कब आपके पास में कंडीशन कैसे बनती है, मुझे कैसे याद है, ये सारा डेटा सब कुछ दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से देखो। एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं फ्लोटिंग कंडीशन और एक तरफ लिख लेते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन, ठीक है, फ्लोटिंग और यहां लिख लो आप सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज्ड कंडीशन। इसके अलावा नोट करो आप, यहां पर अलग अलग 3 कंडीशंस थी आपकी, है ना, 3 कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ कंसेप्ट क्या था, यहाँ सारा खेल किसका था, मेटासेंट्रिक हाइट का था। तो मेटासेंट्रिक हाइट अगर जीएम ग्रेटर देन 0 हो, इसका क्या मतलब होता है, मेटासेंटर ऊपर आएगा, जी नीचे आएगा। तो मेटासेंट्रिक हाइट फॉर्मूले से जीएम का फॉर्मूला क्या था, जीएम का फॉर्मूला था बीएम माइनस बीजी, और बीएम कितना, आई डिवाइड बाई बी। मैं ये भी याद करवाना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान देना, कई बार वो ये पूछ सकता है आपसे कि बीएम निकालो, कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बुयंसी एंड द मेटा सेंटर, तो बस आपको आई डिवाइड बाई बी निकालना है, ठीक है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखो। जीएम ग्रेटर देन 0 है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, जीएम बराबर 0 पर, यानी कि जी और एम दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, यहाँ एम ऊपर होता है और जी नीचे होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे बना भी सकते हो आप कि एम ऊपर आएगा और जी नीचे आएगा, यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट एम कोमा जी, और यहाँ पर जीएम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेस देन 0 है, इसका मतलब जी ऊपर आएगा और एम नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख दोगे ना तो आपको याद भी रहेगी सारी चीजें, जी ऊपर है एम नीचे है, क्वेश्चन ये आ जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एम नीचे है जी ऊपर है, ऐसे बोल दे तब भी आपका ये कंडीशन बन रही है ना। सबमर्ज्ड के अंदर क्या था कंसेप्ट, सबमर्ज्ड के अंदर आप इससे देखते थे, देखो ध्यान देना, टेढ़ी लाइन बनाना, यहाँ पर आप बी दिखा दो, यहाँ पर जी दिखा दो, रिकॉल करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो मूवमेंट बनेगा ये गिराएगा, साफ साफ दिख रहा है,
जी जब ऊपर होता है और बी जब नीचे होता है तो कौन सा केस बन रहा है? अनस्टेबल। अच्छा, स्टेबल वाले में लिख दिया मैंने। इसको मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये मान लेते हैं ये जी है। तो जी से तो क्या पास होगा? ठीक है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ तो वेट लगेगा और इस जगह पर फोर्स ऑफ बुओयेंसी आएगा। तो बेसिकली आपके पास में रीस्टोर करवाने वाला मोमेंट है ना। तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। जी और बी जब दोनों सेम पॉइंट होंगे तो ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देगा। और जो पिछला वाला केस था उसका उल्टा कर दो, है ना। बी यहाँ पर और जी यहाँ पर, जी से वेट पास हुआ, बुओयेंसी से फोर्स ऑफ बुओयेंसी पास हुई, तो ये उसी डायरेक्शन में गिराने वाला मोमेंट है। साफ साफ ये इतनी सी लाइन बना दोगे ना तो उससे पता लग जाएगा। बी और जी, जो भी क्वेश्चन में बोला उसने कि बी लाइज अबोव या बी लाइज अबोव या बिलो, ऐसे करके बोले तो आप डायग्राम बनाओ, मूवमेंट चेक कर लो, गिराने वाला है या वापस लाने वाला है, ठीक है। उसके बेसिस पर आंसर दे देंगे। मेरी बातें आगे की समझ में सारी? तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था। एक छोटी सी चीज लिख लो, हेडिंग डाल दो, द ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। जब जब भी ऑसिलेशन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो आप, वो चीज क्या है मुझे बताओ? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी, है ना। तो नोट कर लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जीएम इंटू जी। देखो पूरी सिविल में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन या कंसेप्ट लगते हैं वो इसकी डेरिवेशन में लगते हैं, और कहीं पर कोई क्वेश्चन अंदर से आता नहीं, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ इसको, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइड बाय जीएम इंटू जी। और ये क्या है इसको ध्यान से देखो, जीएम तो दिखाई दिया अभी, जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है, कैसे निकालोगे? आई डिवाइड बाई वी माइनस बीजी करके, कभी निकालना पड़े तो। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81। के क्या है? के है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो आपने बताया था ना अभी कि के जो है वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एरिया होता है। लिख लो जरा, 100 में भी पढ़ते हो आप, रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एरिया होता है। के की जो वैल्यू है वो अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एरिया है। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल व्यू लो, मेले पे गए, मेले पे गए, ठीक है, मेले पे गए हैं तो वहां पे आप वो जो नाव होती है बड़ी वाली, उसमें बैठे हो आप, बड़ी वाली नाव, उसमें वो इधर और इधर जाती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पर जाती है, ये वाला, बस ये दिमाग में रखो। अब कंसेप्ट दे रहा हूं उसको ध्यान देना, है ना। कंसेप्ट ये है कि जब जीएम बढ़ता है, देखो ध्यान देना, जब जीएम बढ़ता है तो जीएम का बढ़ना किसको दिखाएगा? जीएम का बढ़ना मतलब जीएम पॉजिटिव, और जितना ज्यादा पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे जैसे जीएम बढ़ेगा क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? है ना, स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे जीएम बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन टाइम पीरियड में जीएम कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो टाइम पीरियड कम होगा। सोचो जरा, अगर उस नाव में आपको ऐसे ऐसे घुमाए तो बहुत मजा आएगा, और ऐसे ऐसे घुमाए तो हालत खराब। इसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट, है ना। टाइम पीरियड का कम होना डिस्कम्फर्ट को शो करता है, टाइम पीरियड का कम होना डिस्कम्फर्ट को शो करता है। तो लिख लो कि जब जीएम बढ़ा, सुनो मेरी बातों को ध्यान से वापस, जीएम जब बढ़ा तो यहां से दिखाया मैंने आपको, जीएम का बढ़ना स्टेबिलिटी को बताएगा, ज्यादा स्टेबल है। इस फॉर्मूले में जीएम का बढ़ना टी को कम कर देगा। टाइम पीरियड का कम होना मतलब जल्दी जल्दी मोशन का होना, ठीक है। ये मूवमेंट हो रहे हैं, जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये आपका जल्दी जल्दी होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा। यस और नो? तो एक स्टेटमेंट आ रहा है, फाइनल स्टेटमेंट, वो क्या है? When the metacentric height increases, the stability increases and the discomfort of the passengers decreases. ठीक है, discomfort increases, comfort decreases, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो, इस बात को भी लिख लो, है ना। व्यू क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। तो GM, when GM increases, the stability increases, और जीएम के बढ़ने के कारण ये शो कर देना, जीएम बढ़ा तो टाइम पीरियड घटा, टाइम पीरियड घटा तो उस नाव का एग्जांपल लिख भी लो आप, मेले पे जो नाव देखते हो उसमें। और वैसे भी आपको कोई ऐसे ऐसे बच्चे को झूला झुलाते ना, वो कभी माता जी जो है कहीं चली गई है शॉपिंग वॉपिंग पर, और पिताजी के पास यदि बच्चा छोड़ दिया और बच्चा रो रहा है तो बच्चे को ऐसे ही लाते हैं बड़े आराम से, उसका टाइम पीरियड इतना बड़ा, इतना कम कर देते हैं कि बच्चा थोड़ा सा और तेजी से रोना शुरू कर देता है ना। तो दैट इज द डिस्कम्फर्ट टू दैट किड, है ना। लिख लो, जीएम जब बढ़ता है टाइम पीरियड घटता है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। तो लिख लो जरा, स्टेबिलिटी बढ़ती है एंड डिस्कम्फर्ट भी बढ़ता है।
ठीक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर। हाँ, इन्होंने एक बात करी थी, मैंने इनकी बीच में काट दी थी बात, मैं सोच रहा था न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं। देखो सुनो मेरी बात को, आपके पास में जो शिप होता है ना, शिप जो टाइटेनियम जो डूबा था, वो कैसे डूबा? सोचो जरा, कोई भी शिप जैसे लंबाई में तो बड़ा होता है, चौड़ाई में कम होता है, तो वो कभी ऐसे डूब सकता है क्या? ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट नामुमकिन है। हमेशा जो छोटी साइड होगी ना, उसी के अबाउट लिया जाएगा। तो जैसे आपको एलबीएस दिया जाएगा 5 मीटर बाय 2 मीटर बाय 3 मीटर, मान लो ऐसे दिया, तो हमेशा विड्थ सामने कौन सी रखनी है? क्योंकि अगर मैंने ये फ्लोटिंग में दे रखी, मैं देखूंगा तो मुझे इतनी विड्थ नजर आएगी, आप देखोगे तो इतनी नजर आएगी, लेनी कौन सी है? छोटी वाली। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर बी जो लोगे ना आप, जो विड्थ लोगे, लिख लो, विड्थ विल बी द स्मॉलर डायमेंशन। विड्थ जो होगा वो स्मॉलर डायमेंशन होगा। जो भी आपका जहाज है, जो शिप है, वो ऐसे नहीं डूब सकता कभी भी, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो डूबेगा तो ऐसे, वो गिरेगा तो ऐसे, है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट नहीं है। वही आपका मिनिमम ही आ गया, आई अबाउट द मिनिमम, है ना? मिनिमम एक्सिस के अबाउट। बस समझ में आ गई क्या? क्योंकि एलबीएस जब देगा तो आपको हो सकता है कभी आपको ना बताए, और विड्थ सामने से देकर के आपके साथ में धोखाधड़ी और कर देगा मेरा जैसा आदमी तो। ठीक है, कैसे कर देगा? यहाँ पर दे देगा 5 मीटर, विड्थ बता देगा 3 मीटर, बच्चा सोचेगा दे तो रखा सबने 5 मीटर, लेकिन ये 5 मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो गलत आएगी। कैलकुलेशन आपको 3 मीटर वाली साइड से करनी पड़ेगी, है ना? चलो समझ में आ गई की बात? स्टेटमेंट वो लिख लिया था क्या? If GM increases, the stability increases and the discomfort to the passenger also increases, है ना? या comfort decreases, अगर उल्टा आता है तो comfort decrease बोल दोगे और discomfort increase बोल दोगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में आज जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम इस टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। किस टॉपिक से? फ्लूइड स्टैटिक्स से बाहर निकल जाएंगे, सीधा फ्लूइड काइनेमेटिक्स में चलेंगे। ठीक है।